सो जैन बड़ी सर से वेलकम बैक टू वेनेडोल डिफरेंशियल कैटेंस। आज बात करने वाले कि भी एनडीए 225 को सक्सेसफुली कैसे क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ बताऊंगा। फ्रेशर्स के लिए रामबाण वीडियो होने वाली है, जैसे कि भी कंप्लीट रोड मैप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैं सारी चीजें कवर करूंगा, जैसे कि जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला कि भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स का कितना कितना वेटेज होता है एंड कैसे हमें प्रिपरेशन आगे करनी चाहिए, मैथ को कितना टाइम देना चाहिए, जीडी को कितना टाइम देना चाहिए, किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस आपको बहुत ज्यादा वास्ट देखने को मिलेगा। एंड ऐसा भी नहीं है कि जो एनडीए की एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करते हैं वो कहीं ना कहीं सारा सिलेबस कवर अप भी करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज की भी है किन सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, कौन सी ऐसी बेस्ट बुक्स हैं या फिर पीडीएफ है जिनको हमको फॉलो करना चाहिए। थर्ड वन क्या भी ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए या फिर ऑफलाइन कोर्स लेना चाहिए, या फिर भी किसी वाईटी के सोर्स को फॉलो करना चाहिए जहां से हम सक्सेसफुली एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस के भी आगे आने वाले ट्रेंड के अकॉर्डिंग, जैसा कि अगर आप इस अभी की मेरिट देखोगे जो कि लास्ट फाइनल मेरिट आपको देखने को मिलेगी एनडीए 224 की एग्जामिनेशन की, उसमें 792 कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए हैं। जहां पे आप देख रहे हो कट ऑफ जो आपको देखने को मिलती है वो नीचे गिरती चली आ रही है, लेकिन रिकमेंडेशन रेशियो ज्यादा होती आ रहा है। इन सारी चीजों से आपको उलझना होगा। क्यों? क्योंकि भैया अगर आप एनडीए जाना चाहते हो तो आपको एक बात ये समझनी होगी कि एनडीए जाना सिर्फ रिटर्न निकाल लेना एक अकेला मकसद नहीं होता। आप अगर एनडीए जाना चाहते हो तो एनडीए एग्जामिनेशन की डिफरेंट स्टेजेस को आपको सक्सेसफुली क्लियर करना होगा। देन ओनली यू कैन गो फॉर द एनडीए एंड आप अपनी ड्रीम अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। एंड एज वी ऑल नो यार कि एनडीए भाई कोई एक अकेडमी नहीं है, इट इज एन इमोशन जो बच्चा अपनी प्रिपरेशन के दौरान अपने माइंड में डेवलप करता है। ठीक है। अपने आप को खुद को उस एकेडमी के अंदर इमेजिन करता है। वो जो आप देखते हो ना, जो एक काइंड ऑफ अ प्राइड होता है, उसमें हम खुद को इमेजिन करते हैं, तब जाके वो फीलिंग आती है अंदर से। तो उसके लिए आपको समझना होगा कि सिर्फ आपको रिटर्न नहीं निकालना होगा। रिटर्न के बाद, क्योंकि ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई सारे फ्रेशर्स इस वीडियो को देखने वाले हैं। एंड एट द टाइम यार व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए, तो मेरे को ये बिल्कुल नहीं पता था कि आगे जाके भी कुछ ऐसी प्रोसीजर्स मुझे फेस करनी होंगी। तो सबसे पहले भी आपका होता है रिटर्न। दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलता है इंडिया का टफेस्ट इंटरव्यू, जिसको आपको फेस करना होता है, एसएसबी इंटरव्यू, जो कि कंप्लीट 5 डे प्रोसेस होता है। जैसे ही भैया इस वीडियो के बाद मैं विद इन 2 to 3 डेज इसमें भी डालूंगा कि एसएसबी इंटरव्यू में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे आपको प्रोसीड करना होता है। आफ्टर क्लियरिंग दिस एसएसबी इंटरव्यू आपको मेडिकल्स के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे आपका 5 दिन कंप्लीट मेडिकल चलता है, जहाँ पे आपकी सारी चीजें कवर अप होती हैं। लेटर ऑन आपकी फाइनल मेरिट आती है, जैसे कि अभी मैंने मेरिट के बारे में जिक्र किया था, जो कि एनडीए 224 की फाइनल मेरिट आई थी। तो ये वैसे ही आपकी कंप्लीट फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। उसके बाद आपके ज्वाइन लेटर इशू होते हैं एंड आपका लेटर ऑन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। एंड एक बहुत ही अंदर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी भी है फिजिकल फिटनेस, जिसको कहीं ना कहीं कोचिंग अकेडमीज में कवर अप नहीं किया जाता, जिसके कारण आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि मैंने आगे कवर अप कर रखी है। ठीक है। अब देखो आपको ये भी समझना होगा कि भैया जब आप ये प्रिपरेशन की कंप्लीट बात करते हो, एनडीए स्टेजेस के बारे में बात करते हो, तो अब भैया अब आपको अपना एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा इन द मंथ ऑफ सितंबर, है ना। बिल्कुल सही बात है भैया कि आपको अपना एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा सितंबर के महीने में। अब सितंबर का मंथ ना एक बहुत ही क्रिटिकल मंथ होता है फॉर द स्टूडेंट्स, जहाँ पे कहीं ना कहीं उनको मल्टीपल चैलेंजेस फेस करने होते हैं। जैसे कि अगर मैं 12th पेपरिंग स्टूडेंट्स की बात करूँ, क्योंकि बिल्कुल भाई रियल सिनेरियो पे बात करेंगे, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जो आप खुद से रिलेट कर पाओगे। जैसे अगर यार 12th पेपरिंग की बात करूँ तो भैया 12th पेपरिंग के साथ दिक्कत क्या होती है कि भैया इसी टाइम उनके आने वाले होते हैं प्री बोर्ड्स। इसी टाइम क्या होते हैं उनके भैया प्री बोर्ड्स होते हैं। अलॉन्ग विद दिस उनके भैया इस टाइम पे ना उनका कंप्लीट सिलेबस नहीं हुआ होता है। क्या नहीं हुआ होता है भैया? सिलेबस नहीं हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं ये दो चीजें हो जाती हैं जो भी 12th अपेयरिंग के साथ कहीं ना कहीं डाउनफॉल का काम करती हैं। दूसरा आपको देखने को मिलेगा जो भी ड्रॉपर्स होते हैं। ड्रॉपर्स के साथ क्या दिक्कत होती है? ड्रॉपर के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि भैया इस टाइम पे ना उसकी जो भी उसने सीयूईटी या फिर अगर आपने जेडब्ल्यू मेंस या फिर कोई भी आपने एग्जामिनेशन दे रखा था, तो इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी काउंसलिंग सेशन चल रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर भैया काउंसलिंग सेशंस नहीं चल रहे होते हैं, तो अगर आपने किसी कॉलेज को ज्वाइन कर लिया था, तो एट द मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सितंबर के मंथ के अराउंड आपकी जो इनिशियल प्रिलिमिनरी एजुकेशन होती है, मतलब जो भी आपके कॉलेज से रिलेटेड स्टार्टिंग की चीजें होती हैं, वो कहीं ना कहीं चल रही होती हैं। एंड आपके ऊपर कॉलेज आप नए नए जाए हुए होते हो, तो कहीं ना कहीं एक वो चीजें होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं इस एग्जामिनेशन से डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं। अब ये एक बिल्कुल अलग मुद्दा है कि भैया हमें ड्रॉप लेना चाहिए एनडी के लिए या फिर नहीं, जिसको हम किसी अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। बट आपको मैंने दोनों सिनेरियोज के बारे में बता दिया। देखो भैया दोनों सिनेरियोज में आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन जहां पे डिस्ट्रैक्शन होता है वहीं पे अपॉर्चुनिटी भी होती है। जैसे अगर मैं 12th अपेयरिंग की बात करूं, तो अगर आप 12th अपेयरिंग हो भैया, ठीक है मान लेता हूँ आप 12th अपेयरिंग हो, जब भैया बाकी बच्चे अपने प्री बोर्ड्स में बिजी होंगे ना, और जब बच्चों का सिलेबस नहीं हो रखा होगा, अगर आप वहां पे अपना 50% प्लस सिलेबस बहुत कायदे से कवर अप कर लेते हो विद द क्लास 11th ऑल्सो, तो आप इस एग्जामिनेशन को बहुत आराम से क्लियर कर सकते हो। एंड इन वीडियोस की हम आगे कंसेक्यूटिव वीडियोस में बात करते रहेंगे, है ना।
आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। तो 12th पेपरिंग के लिए तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि आप बाकी बच्चों से ना बहुत आगे निकल चुके होते हो। एंड बात करूं ड्रॉपर्स की, क्योंकि भैया आप ड्रॉपर हो, यहाँ पे ना एक बार क्या होता है, ड्रॉपर जैसे ही हो जाता है ना, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कॉलेज का एक वो आने लगती है वाइब्स कि भैया आप कॉलेज में जाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। बहुत सारी स्टोरीज आपके बैक ऑफ द माइंड में पहले से प्रिपेयर होती हैं, तो कहीं ना कहीं आप वहां से डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो। तो यहाँ पे भी जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी होती है। एंड यार देखो, सीरियस मैं इसलिए बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि सीरियस स्टूडेंट्स ही इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। आप देखो 8 से 8.5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद कहीं डिले देके अब तो सिनेरियोस रिटर्न का भी कम हो गया। पहले कहीं 8,000 निकलते थे, अब तो भाई 7,900, 600, 500 ऐसे निकलते हैं ना, 7.5 से लेके 8,000 के तकरीबन। जिसमें से आपको रिकमेंडेशन इस बार सिर्फ आपको 792 देखने को मिलेंगे। अदरवाइज आप प्रीवियस डाटा को देखोगे तो कभी 500, कभी 600, कभी 650 ऐसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये रहा भैया कंप्लीट प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं धीमे धीमे। सबसे पहले बात करेंगे रिटर्न के बारे में कि भैया रिटर्न को कैसे क्वालिफाई करना। देखो, रिटर्न के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न देखो, जब आप जैसे ही समझोगे तो भैया एग्जाम पैटर्न में आपको समझना चाहिए कि भैया आपके 2 पेपर होते हैं। एक होता है मैथ्स का पेपर, सब्जेक्ट्स की बात करेंगे अभी आगे। एक होता है भैया आपका मैथ्स का पेपर। ये सारी चीजें मैं खुद से इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट यू पीपल कैन ग्रैप अप दीज थिंग्स, है ना। ये मैं पीपीटी में बना के भी लेके आ सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद से समझें इन चीजों को। दूसरा आपको देखने को मिलेगा जीएटी का। मैथ में होते हैं भैया टोटल 120 क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे टोटल 150 क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो भैया प्लस 2.5 की आपको पॉजिटिव मार्किंग देखने को मिलती है पर क्वेश्चन। वहीं पे आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा 0.83 की नेगेटिव मार्किंग, जो कि 1/3 होती है। यहाँ पे बात की जाए तो भी आपको +4 एंड -1.33 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, जो कि ऑलमोस्ट 130 होती है। ठीक है, तो दोनों में 130 देखने को मिलती है। इस एग्जामिनेशन की बात करें तो भैया इसमें आपको टोटल 300 मार्क्स कहीं ना कहीं टोटल होते हैं। ठीक है, जिसकी सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं तो अराउंड 75 मार्क के अराउंड जाती है सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, मतलब आपको मिनिमम इतने तो लेके आने पड़ेंगे, तभी जाके आपका मैथ का एग्जामिनेशन क्लियर होगा। एंड मतलब बता दूं भैया कि अगर आप जब मैथ की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करते हैं तभी आपकी जीएटी की ओएमआर शीट होती है, ओएमआर शीट चेक होती है। मतलब अगर आपने मैथ में अच्छा नहीं किया जीएटी में, भले ही आपने चाहे इतना अच्छा क्यों ना किया हो, लेकिन आपको दोनों एग्जामिनेशन की सेक्शनल कट ऑफ निकालनी पड़ती है ना। अदरवाइज आप क्लियर नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन को। ठीक है, और अगर मैथ की आप सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकालते हो तो आपकी जीएटी की आंसर शीट चेक भी नहीं होती है। ठीक है, इसी तरीके से आपको जीएटी के लिए भी इसकी प्रॉपर सेक्शनल कट ऑफ निकालनी होती है, जहाँ पे टोटल 600 मार्क्स का कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब क्योंकि जीएटी की सेक्शनल कट ऑफ में ऐसा जितना इशू किसी को नहीं होता, क्योंकि भी ये 40 से 45 क्वेश्चन आप सिर्फ साइंस स्ट्रीम से कवर अप कर पाते हो और वहां से आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाती है। मेन फंडा आता है मैथ्स रिलेटेड। ठीक है, लेकिन यहीं पे कैच भी निकल के आता है। क्या कैच निकल के आता है? जो भी ये मैथ्स लेवर होते हैं, क्योंकि आप जैसे 11th में आते हो, 12th में आते हो, आप कहीं ना कहीं अपने पीसीएम वाली सब्जेक्ट्स में, स्पेशली अगर मैं बताऊं केमिस्ट्री से, तो आप कहीं ना कहीं दूर भागने लगते हो, है ना। बायो वालों का बात करूं तो भी उनका मैथ का तो बिल्कुल अलग ही साइड हो जाता है। बायो एंड कॉमर्स वाले आप भी एनडीए का एग्जामिनेशन दे सकते हो। ठीक है, बट आप सिर्फ आर्मी स्ट्रीम के लिए जा सकते हो। ठीक है, मतलब आपकी एज अ चॉइस ऑफ प्रेफरेंस सिर्फ आपकी आर्मी होनी चाहिए। आप मतलब सिर्फ आर्मी ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, वहीं पे पीसीएम वाले एयरफोर्स एज वेल एज नेवी के लिए भी जा सकते हैं। मोटा मोटा समझ पा रहे हो कि भैया कैसी कैसी चीजें जा रही हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। सब्जेक्ट देखो, सबसे पहले मैंने जिस सीक्वेंस में लिखा है आपको अपने सब्जेक्ट को इन्हीं सीक्वेंस में कवर अप करना है। ठीक है भैया, ओके। बात करते हैं, पहली आपको देखने को मिलेगी दैट इज भैया मैथ्स, मैथमेटिक्स का सेशन, क्योंकि सबसे बड़ा है, पूरा एक सेपरेट पेपर होता है। सबसे पहले आप मैथ को कवर अप करोगे एंड ये आपके लिए कवर अप करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। भले आप ड्रॉपर हो या फिर आप फ्रेशर हो, आप मैथ्स 11th प्लस 12th दोनों का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करेंगे। देखो, अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि 80/20 रूल से आपको कितना कवर अप करना है, कितना नहीं करना है, क्योंकि अभी आपके लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है। सो मैं ये चाहूंगा कि भैया आप बीइंग अ सीरियस स्टूडेंट अभी पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप करें। जब लास्ट टाइम पे आते जाएंगे हम चीजें, जब उस टाइम पे बताऊंगा कि भैया एग्जैक्ट क्या क्या पढ़ना होता है, कहाँ कहाँ से एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, दूसरा आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश का आपको भी टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। एंड इंग्लिश काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है, अगर आप इस पर थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। मतलब आप मैथ को इतना टाइम देने वाले हैं ना, और उतना उसका आधा टाइम अगर आप इंग्लिश को दे देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर बहुत तेजी से बूस्टअप होता है। साइंस, क्योंकि मोस्टली पीसीएम वाले स्टूडेंट्स देने वाले हैं, तो साइंस का ऐसा उनके लिए कोई ऐसा इशू नहीं होता है। एंड 40 से 45 क्वेश्चन हर बंदा इसमें आराम से टारगेट करके आता है, और वो भी सक्सेसफुली सही करके आता है ना, तो इसमें कोई इशू नहीं आता। अब आती है भैया ये स्टैटिक पोर्शन की कुछ सब्जेक्ट्स, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मत्थापाची करनी होती है। एंड यहीं पे बच्चे कुछ गलती करते हैं, क्या कि भैया अगर उनको अगर ज्योग्राफी पढ़नी है तो ज्योग्राफी पढ़नी है तो भैया ज्योग्राफी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर देते हैं। मतलब भैया बिल्कुल एक पूरा न्यू रजिस्टर बनाएंगे, बिल्कुल एक एक चीज़ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जबकि आपको समझना होगा कि भैया ज्योग्राफी इज अ कंसेप्चुअल टाइप सब्जेक्ट है ना। यहाँ पे आपको फैक्चुअल डाटा भी याद करने होते हैं, जो कि मोस्टली आपको इंडियन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में देखने को मिलेंगे। बट आगे की जो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी आप पढ़ते हो, है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी का अगर फैक्चुअल डाटा छोड़ दिया था, जो ज्योग्राफी के जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे आपका जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, ओशनोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, तो इन चीजें भैया कहीं ना कहीं आपको कंसेप्चुअल देखने को मिलती हैं। एंड ज्योग्राफी को आपको बिल्कुल बेसिक से करना है, बट
ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि भैया इसका रिवीजन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए, रिवीजन, ठीक है, रिवीजन। अलॉन्ग विद दिस भैया आप जैसे जैसे पढ़ते जाओ तो जो आप चैप्टर पढ़ते जाओ उसके भैया पीवाईक्यूज आपको साथ में लगाने होंगे, ठीक है। अगर आप इतना काम करते हो तभी आपके लिए जो भी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, अदरवाइज एट अ पीरियड ऑफ टाइम आप इसको भूल जाओगे। देखो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भैया एनडीए एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ा या फिर आप आज आपके अंदर मोटिवेशन है, 2-3 महीने आपने अच्छे मतलब 2-3 हफ्ते आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और आप आगे जाके एग्जामिनेशन निकाल लोगे। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। मैं कहता हूँ भाई रोज मत पढ़ो, बट अगर मतलब आप मतलब ऐसा नहीं पढ़ो कि बहुत एक दिन में भाई बहुत पढ़ लिया, एक दिन में बिल्कुल नहीं पढ़ा या फिर कुछ इश्यूज आ गए तो फिर नहीं पढ़ा। आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, भले ही आप 3 घंटे दो लेकिन डेली बेसिस पे दो। आप 3 घंटे अलग से सेपरेट निकालो फॉर योर एंड एग्जामिनेशन, लेकिन ये रहने चाहिए भैया डेली बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, ये इन सीक्वेंस में लिखी हुई है जहाँ पे आपके एग्जामिनेशन की जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं ऐसे फ्रैक्चर्ड करने को मिलेंगे जहाँ पे हिस्ट्री के, अच्छा हिस्ट्री मैंने लास्ट में क्यों लिख रखी है, जबकि आपको हिस्ट्री के अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन भले ही भैया हिस्ट्री एनडीए में आ रही हो, ठीक है, एनडीए में आ रही हो या फिर आपकी सीडीएस में आ रही हो, इंक्लूडिंग आपका सीडीएस या फिर आपके सीएपीएफ असिस्टेंट कमांड में आ रही हो, जो भी भैया मतलब ये तीनों पेपर आपकी यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एनडीए हो या फिर सीडीएस हो, हिस्ट्री का पोर्शन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा, जहाँ पे अगर इजी, मॉडरेट या टफ में मेरे को अगर कैटेगराइज करना होगा तो हिस्ट्री को मैं टफ पोर्शन में रखूंगा। मतलब अगर आप पूरी की पूरी हिस्ट्री कवर अप कर लेते हो तब भी बहुत कम चांस है कि आप हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन भी हिला पाओगे। इसलिए हिस्ट्री को हम लास्ट प्रायोरिटी या फिर लीस्ट प्रायोरिटी में रखने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का धीमे धीमे आपको वेटेज देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन धीमे धीमे बढ़ते चले हैं एंड पॉलिटी के आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फ्लक्चुएट करते हैं, इसलिए इन दोनों को पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा देखो, पॉलिटी क्योंकि एक फैक्चुअल सब्जेक्ट है तो इसलिए अभी बता देता हूँ कि भैया पॉलिटी में आपको ज़्यादा मच्छापाची नहीं करनी है, आपको पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 6 तक का कंप्लीट कवरेज करना होगा। इतना भाई मस्ट है, बहुत मस्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में क्योंकि छोटा ही सिलेबस है, ऐसा जहाँ बहुत हैवी क्वेश्चन कुछ नहीं आते तो इसलिए आपको उसको भी कवर अप करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट मिशन है, डेट इज भैया करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर को क्यों मिसिंग किया गया, क्योंकि भैया करंट अफेयर आपको स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल नहीं चलना। ये नहीं है कि भैया आप मंथली या फिर वीकली करंट अफेयर अभी से देखना स्टार्ट कर दो, आपको ये लास्ट मूवमेंट ऑफ टाइम है, मतलब आपका सितंबर का एग्जामिनेशन होगा तो भी आप अगस्त से करंट अफेयर पे फोकस करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। अभी से एज सच इतनी ज़्यादा इसको तवज्जो देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि देखो मैं हर चीज एकदम भाई रियल सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। मैं ये नहीं मान रहा कि सिर्फ आपने एनडी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये भी मान रहा हूँ कि आपने प्री बोर्ड्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपने स्कूल में भी अच्छा फोड़ने वाले हो। एंड एक ही बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि यार मैं सिर्फ ना एनडी की प्रिपरेशन करूंगा, स्कूल में अच्छा नहीं करूंगा, जबकि एक गलत अप्रोच है भाई। आप एक चीज में अच्छा करने की ट्राई करो, आप दोनों में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करने वाले हो, ठीक है। अब आ जाती है भी आपकी कंप्यूटर के एज सच एनडी में भी तो क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते थे, बट क्योंकि अगर आज ही आप देखो तो आज के सीडीएस के एग्जामिनेशन में आपको कंप्यूटर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आगे जाके ये चांसेस हैं कि आगे जाके भैया आपको एनडीए में भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ज्यादा नहीं थे, 3 से 4 क्वेश्चन ही थे, लेकिन भाई 3 से 4 क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं मेरिट में आपको ऊपर या नीचे लेके आते हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए अब कंप्यूटर को भी हम नहीं छोड़ने वाले। बात कर लेते हैं कि भैया बेस्ट सब्जेक्ट्स क्या क्या होनी चाहिए, मतलब कौन कौन सी बुक्स हैं जो हमको प्रेफर करनी चाहिए। देखो सबसे पहले भैया ये ओसवाल की बुक्स आती है, बहुत बेहतरीन बुक्स हैं, अच्छी बुक्स आती हैं ओसवाल की बुक्स में, क्योंकि आपको आप अगर 12th वगैरह की भी देखो तो इनकी काफ़ी अच्छी बुक्स आती हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यार ये कोई प्रमोशनल वीडियो तो है नहीं जहाँ पे भाई मेरे को ओसवाल वाले पैसे देने वाले हो, है ना, इतना छोटा चैनल है अपना। आगे देखो पाथफाइंडर की बुक आप ले सकते हो, पाथफाइंडर की अच्छी बुक आती है, यहाँ पे आपको अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे और सारी सब्जेक्ट की वैरायटी भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। स्पेसिफिक अगर मैं मैथ्स का बताऊं तो यार देखो मैथ्स के लिए एनसीईआरटी इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होता, आप मैथ्स के लिए ये बुक ले सकते हो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि इनका वॉल्यूम 1 आपको वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों देखने को मिलती है 11th एंड 12th के लिए। बहुत बेहतरीन मतलब एक नेक्स्ट लेवल बुक होती है, ठीक है। जैसे आप आर डी शर्मा देखते हो ना, आर डी शर्मा में क्या होता है कि भैया आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलते हैं, प्लस आपके एमसीक्यू भी देखने को मिलते हैं, बट इसके कुछ एमसीक्यू बहुत ऊपर लेवल के भी देखने को मिल जाते हैं। बल्कि जबकि आप एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक देखोगे तो इसके आपके मोस्टली क्वेश्चन एनडीए लेवल के अराउंड देखने को मिलेंगे। एंड भैया एक बुक लेनी है आपको इंग्लिश की, ठीक है। ये सारी चीजें तब करनी है जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, खुद से प्रिपरेशन करने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है। हालांकि अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि भैया आपको सेल्फ स्टडी की तरफ जाना चाहिए या फिर किसी कोचिंग अकेडमी की तरफ। देखो इंग्लिश के लिए यार आप किसी भी बुक को प्रेफर कर सकते हो जहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आने चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कोई आप बुक ले सकते हो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाए, ठीक है। वो हो सकता है आप किसी अकेडमी की भी ले सकते हो, है ना, जैसे बहुत सारी अकेडमी है, डिफेंस वाला वगैरह वगैरह की आती है ना, सेंचुरियन की आती है, बहुत सारी, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो जो भी आपको कन्वीनियंट लगती है। आगे बात करते हैं कि भैया कोचिंग के लिए आना चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी के लिए। देखो सबसे पहले मैं बता दूं भैया, ये मैंने एक चार्ट लगा रखा है यहाँ पे, किस चीज़ का चार्ट है ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो मैंने अभी रिसेंटली बताया ना कि भैया एनडीए 2024 की
मेरिट लिस्ट आ रखी है। अच्छा देखो, अभी तक इन्होंने फाइनल कट ऑफ नहीं बताई कि भाई फाइनल कट ऑफ कितनी गई है। जब वो आ जाएगी तो एक आपको बेटर आइडिया लगेगा कि यार आपको इस एग्जामिनेशन के लिए कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, आगे देखो ये 25 है ना, 24 ये धोखे से लग गया। देखो नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका आप देखोगे तो भैया टोटल नंबर ऑफ 792 कैंडिडेट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी 116 वो सॉरी नेशनल डिफेंस एकेडमी के 154 एंड वहीं पे आपको IN के नेवल एकेडमी के 116 कोर्स के लिए देखने को मिलेंगे ये स्टूडेंट्स। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि भैया जो आप 792 कैंडिडेट्स देख रहे हो, अगर आप ऑल ओवर इंडिया में देखो ना, तो ऑल ओवर इंडिया में आप अगर अकेडमीज का क्रंच देखो तो भैया अकेडमीज आपको मोर देन मतलब एक मोटा मोटा आइडिया लेकर चलें तो भैया 20 के से ज़्यादा अकेडमीज देखने को मिल जाएंगे, है ना। एक मोटा मोटा आइडिया लेकर चलें, जो कि मैं काफ़ी कम आइडिया लेकर चल रहा हूँ। अदरवाइज आप देखो तो हर भाई एक सिटी में आपको कम से कम 20, 25, 30 कोचिंग आराम से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर देखा चले तो भैया इंडिया में अगर आपको 20,000 के आसपास कोचिंग देखने को मिलेगी, और भी ये 792 सिर्फ कैंडिडेट्स हैं, जबकि आप देखोगे इन 792 कैंडिडेट्स पे क्लेम करने वाली अकेडमीज आपको मोर देन बहुत सारी मिल जाएंगी, मतलब जो सिर्फ एक ही स्टूडेंट पे कई ज़्यादा क्लेम कर रही है। इसी वजह से इस बार हमने भी डाला कि यार हमारे यहाँ से कितने रिजल्ट आए वो फलान ढमकाना, क्योंकि हमारे कोई SSB बैचेस भी नहीं थे। अच्छा मैं बता दूँ, आई एम ऑल्सो SSB रिकमेंडेड, सो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को गाइड करने का सिर्फ मैं काम करता हूँ। अल्टीमेटली मेहनत बस उन्हीं की होती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ ऐसे बस, बाकी भी मेहनत आपकी ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि जो मेहनत करेगा भाई वो आगे जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो 792 कैंडिडेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इस पे मेहनत अल्टीमेटली इनकी ही होती है, बट गाइडेंस इनको अलग अलग कोचिंग अकेडमी से या फिर कहीं से भी मिलने को देखने को मिलता है। दिक्कत क्या आती है कि भैया आगे जाके सारी की सारी अकेडमीज इन पे खुद का अपना क्लेम दिखाने लगती है, जो कि एक कम्प्लीटली रॉन्ग अप्रोच है। तो इससे आपको समझना होगा कि देखो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने सेल्फ स्टडी से निकाला, और बहुत सारे ऐसे भी निकलेंगे जो कोचिंग से निकाला। सीधा सा मोटा मोटा मुद्दा ये है कि भैया अपना खुद का टाइम लो, ऐसा रश में कोई भी अकेडमी ज्वाइन मत कर लो कि यार जस्ट बस रश में जाके अकेडमी ज्वाइन कर ली। ठीक है, अपना अच्छा खासा टाइम लो, तकरीबन 15 से 20 दिन लो। आप YT से पढ़ के देखो, आप कहीं की ऑनलाइन कोर्सेज को देखो। ठीक है, टेलीग्राम पे भाई सब कुछ मिल जाता है ना, बताने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी अकेडमी का कोर्स एक्सेस कर सकते हो टेलीग्राम पे, है ना, जो आपको थोड़ी सी तगड़म बैठानी होगी और सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे। एक बार लो वहाँ से ट्राई करो, लेकिन उस पर रिलाय मत हो जाना कि टेलीग्राम पे मिल गया तो यार यहीं से कर लूंगा। क्यों? क्योंकि भैया वो टेलीग्राम पे है, वो कभी भी कॉपीराइट आने के साथ ही बंद हो जाएगा, तो आपकी प्रिपरेशन वहाँ से बहुत ज़्यादा हिंटर होती है। ठीक है, तो अगर आपको वो अकेडमी का कोर्स पसंद आ रहा है तो आप फिर डायरेक्टली उस अकेडमी कोर्स के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, लेकिन अपना टाइम लो यार, अकेडमीज को एनालाइज करो, उनके डाटास को एनालाइज करो, स्टूडेंट्स के फीडबैक एनालाइज करो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको उन्हीं के कमेंट सेक्शन में नहीं, अगले चैनल के कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिल जाती है। अलॉन्ग विद दिस भैया आप क्या करोगे, तो यार देखो एक ही लेक्चर डाला है भाई एक बैच का। ठीक है, जो अभी कुछ टाइम पहले ही लेक्चर डाला था, ज्योग्राफी का लेक्चर है, कॉस्मोलॉजी, जिसमें 1 शॉट में कंप्लीट करा रखी है। तो अगर आप इसको देखो तो भाई आपको कंटेंट समझ में आ जाएगा कि हम कैसा कंटेंट कराते हैं, और इसी तरीके से आगे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे फॉर द NDA 2025 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब भैया SSB इंटरव्यू देखो, जैसे कि आपको पता होगा कि भैया 792 कैंडिडेट्स का सक्सेसफुली क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, अब ये आपको क्या लगता है कि भैया 792 के क्या 792 अकेडमी जाने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे भैया। आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगे 404 एंड एट एनी कॉस्ट 404, या फिर इससे कम ही स्टूडेंट्स जाएंगे, कभी इससे ज़्यादा स्टूडेंट जा ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये सारी वैकेंसीज भी टेंटेटिव होती हैं। जैसा आपको पता होगा कि प्रीवियस डाटा में वैकेंसीज को फ्लक्चुएट करते हुए कम कर दिया गया था, हो सकता है इस बार भी कर दें, लेकिन चांसेस बहुत सारे कम है। देखने को क्या मिलेगा कि भैया ऑलमोस्ट हाफ स्टूडेंट्स मेरिट आउट होने वाले हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो ये भैया कब हो रहे हैं? जब या तो इनके रिटर्न में मार्क कम है, या फिर भैया अब चीजें इतनी ज्यादा हो कैसे रही है। मतलब जब आप देखोगे तो पहले देखो, सबसे पहला बात तो भैया इनके रिटर्न नंबर कम है। ठीक है, जो लास्ट में मेरिट आउट होने वाले, सो आपको सबसे पहले समझना होगा कि आप रिटर्न में बहुत बेहतरीन तरीके से फोड़ने वाले हो। दूसरी चीज, ऐसा तो है नहीं कि यार SSB ईजी हो गई हो, SSB जो पहले के टाइम पे थी वही अभी के टाइम पे भी है। तो फिर ये चीजें इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट कैसे कर रही हैं, मतलब ऑलमोस्ट डबल बच्चे कैसे रिकमेंड हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि भैया बच्चे इस टाइम पे ना स्मार्ट हो चुके हैं, बहुत स्टार्टिंग से इनिशियल लेवल से वो प्रिपरेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं वो अपना खुद को रिकमेंडेशन की तरफ बहुत ज्यादा नजदीक लेके चले जाते हैं। इस वजह से आपको भी इंश्योर करना होगा कि भैया आप SSB की जो प्रिपरेशन है वो बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं SSB इंटरव्यू जो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करता है। ठीक है, ये आप पर्सनैलिटी ऐसा नहीं है कि आपका एक बार रिटर्न निकल गया फिर उसके बाद आप पर्सनैलिटी पे आगे जाके वर्क करना स्टार्ट करते हो। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो धीमे धीमे आपके अंदर इनकलकेट होती है। ठीक है, इसके लिए भैया क्या होता है, देखो अभी के लिए क्या करना होगा, क्योंकि अभी के लिए आपका मेन फोकस तो रिटर्न के लिए होने वाला है। तो आप SSB के लिए क्या कर सकते हो? SSB का ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंट टास्क को लेकर बैठ जाओ। SSB के लिए आप जो 15 OLQs हैं उन पे फोकस करो कि आप कैसे OLQs को इनकलकेट कर सकते हो। अलॉन्ग विद दिस आपको जियोपॉलिटिक्स के सारे इशू पता होने चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में ना इतने ज़्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे कि बाय द टाइम जब तक आप जाओगे तो भैया 3 से 4 महीने सिर्फ आपको
मतलब 2 महीना अगर हार्डली लेके चलो तो 2 महीना आपको सारी की सारी वर्ल्ड में सारी कंट्रीज का पता लगाने में लग जाएगा कि यार एग्जैक्टली चल क्या रहा है कंट्रीज में। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो जो कि हमारे चैनल पे ही चलती है, जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक सीरीज, ठीक है। इसमें हम वीडियोस के जो भी करंट अफेयर जो कि आपके एसएसबी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेशली, सिर्फ इन्हीं को कवर किया जाता है, फालतू फालतू कुछ नहीं है, ठीक है। आप इसका फीडबैक और इसके बाद रिव्यूज देख सकते हो। अलॉन्ग विद दिस, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं भैया मुझे तो डेडिकेटेड चाहिए क्योंकि ये वीडियोस तो आप मल्टीपल डालते रहते हो, अगर बिल्कुल डेडिकेट चाहिए भाई तो ये कि आप पत्रिका ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको प्राइम पत्रिका की तरफ से मेंबरशिप देखने को मिलेगी, जो कि 199 रुपीज़ की है सिर्फ, ठीक है। 199 रुपीज़ की देखने को मिलेगी, जहाँ पे हम वीकली पत्रिका में सारे जितने भी इंटरेस्टेड इशूज हैं वो सारे के सारे कवर अप कर ही जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। आगे बात किया जाए भैया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द क्रूशियल फैक्टर कि भैया फिजिकल फिटनेस, ठीक है। ये भी 25 है ना फिजिकल फिटनेस का। देखो हेल्दी लाइफस्टाइल एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि भैया जब आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी होगी तभी आप आगे जाके कुछ चीज़ों को कर पाओगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये लाइफस्टाइल की वजह से सिर्फ सीडीएस, एनडीए है ना, और जो आपकी ओटी वगैरह अकेडमीज देखने को मिलती हैं जिसमें आप सीडीएस के थ्रू जाते हो आईएमए ओटीए में, वहाँ पे भी भैया बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट देखने को मिलेगा ऑफ दी अकेडमीज, ठीक है। आप इस वीडियो को अगर देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि यार कितने सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम दी अकेडमीज। क्यों? क्योंकि उनके फिजिकल फिटनेस या फिर उनके फिजिकल क्राइटेरियाज मीट नहीं कर पा रहे अकेडमी के क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग। इसीलिए यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने भैया फिजिकल क्राइटेरियाज को बहुत मतलब परफेक्ट रखो। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप डेली बेसिस पर रनिंग भी करते हो, सिर्फ आप रनिंग भी करते हो तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट एज ऑफ नाउ, ठीक है। जब आप एसएससी वगैरह के लिए आओगे तब भैया अपनी चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हो, तब मैं आपको उस टाइम इन्फॉर्म कर दूंगा। बट अभी आपको कैसे क्या चीज़ें जानी चाहिए मैंने शायद हर एक टॉपिक को कवर कर रखा है, एंड वो भी बिल्कुल आपके रियल लाइफ सिनेरियोज को मद्देनजर रखते हुए रखा है, ठीक है। सो वट एवर वी यू डाउट इन दिस, अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन इज जस्ट यूज, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, है ना। आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो।